साथियों, अभी एक अपडेट आया है कि क्लास 8वीं की जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पेज नंबर 25 पे देखा जाए अगर पढ़ेंगे तो। और वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस हैं मुग़ल सल्तनत से रिलेटेड, कि जहां अभी तक जो हम ट्रेडिशनल कोर्स में ये पढ़ते आ रहे थे, अकबर द ग्रेट और किस तरीके से एक मुग़ल एम्पायर की पूरी हायरार्की इलस्ट्रेटेड थी, उसमें चेंजेस लगाए गए। उन चेंजेजों पे एक अजब सा कोहराम मचा हुआ है इस देश में। कुछ पार्टियां हैं जो अपने वोट बैंक के कारण शायद एक अजीब सा एक हंगामा बरपा के रखी हुई हैं। फैक्ट्स उनको भी पता है, चीज़ें क्या हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हिस्ट्री को रीराइट करने की ज़रूरत आ गई है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी तक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया उसका परिप्रेक्ष्य क्या था। गुलामी की मानसिकता से निकले हुए वो चाटुकार इतिहासकार जिन्होंने अपनी अपनी सुलभता के अनुसार इतिहासों का वर्णन किया और उसी को हम पढ़ते आए, और इस देश का और हमारा यूं कहें कि दुर्भाग्य ये रहा कि निचले क्रम के सिंपल क्लास 7 और 8 के एग्ज़ाम से लेके आईएएस यूपीएससी के एग्ज़ाम तक हम उसी के रेफरेंसेस में ही पढ़ते रहे। तो आज बात करेंगे 3 विषयों पे। काफ़ी सारे तथ्यों से लवरेज है आज का ये वीडियो। पहली चीज़ कि हंगामा क्यों है, अकबर को द ग्रेट करने के बदले क्या चीज़ें चेंज की गई हैं और वास्तविकता क्या है। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा आपसे कि ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी मनोवृत्ति है जो कहीं ना कहीं सत्य को सत्य कहने के कारण भी की जगह, उनमें साथ खड़े रहने की जगह भी वहाँ पे ये हंगामा मचा रही है। और तीसरी चीज़ जो मैं बात करूँगा वो ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कि इतिहास का पुनर्लेखन क्यों ज़रूरी है। यहाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर असित, आप देख रहे हैं अपना चैनल अमेजिंग असित। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे दोस्तों तक फैलाएं, लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, इतिहास साक्षी रहा है कि भारत के वीरों की तलवारें जो है ना, वो कभी भी मयानों में नहीं सोई। इस पावन धरा पर विदेशी आक्रांताओं का संघर्ष, उनका आक्रमण हमेशा चलता रहा। और इसी क्रम में एक वंश था जिसका नाम था मुगल वंश। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इतिहासकारों ने उसको इस कदर तक लिखा कि मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर करके संज्ञा दी गई। और कहीं ना कहीं उसी के पैरेलल भारत के जो वंशज थे, लाइक महाराणा प्रताप, उनके वंशज, उनके लिए जगह नहीं मिली इस इतिहास में। उनके लिए कहीं ना कहीं जो कवरेज था ना, वो बस शॉर्ट एंड क्रिस्प करके, क्रिस्प भी नहीं, शॉर्ट करके 2 लाइन में, और वो भी इन कंटेक्स्ट टू मेकिंग देम बिगर, लुकिंग लाइक बिगर, लुकिंग लाइक ग्रेटर। इस तरीके से इतिहास लिखा गया। नो डाउट हमें जानकारी तो है चोल्स की, पांडवाज की, अहोम्स की, राजपूतों की, सिखों के वंशज की, पांड्यान की, इन सबों की जानकारी है। लेकिन क्या ये भारत के जो मूल थे, इनके बारे में हम उतना जानते हैं? अभी मैंने एक पेपर दिया है, वो आ जाएगा पब्लिश होकर के, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, कि जो इंडियनाइजिंग हिस्ट्री है, हाउ अर्जेंट इट इज़। उसमें मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया है कि अगर आप एक सिंपल मुगल डायनेस्टी की बात करें तो उसमें आप पाते हैं कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, देन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद लेटर ऑन करके बहादुर शाह जफर तक। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उदय सिंह, और उनके पिता शायद आपको नहीं पता हो। बप्पा रावल के पिता कौन थे, नहीं पता आपको। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज भोसले, उनके पिताजी शायद आपको नहीं पता। जी हाँ, इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि इतिहास लेखन में पूर्व के जो सूरवीर रहे हैं, यहाँ के जो मतलब जो एक्चुअल यहाँ के लोग रहे हैं, उनकी जो विरासत रही है, उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया और आज उसी पे हंगामा हो रहा है। इस देश की इस खासियत भी रही है कि चाहे कितने भी आक्रांता यहाँ पे आए हों, ये खत्म नहीं हुआ विथ कंपेयर टू अदर सिविलाइजेशंस। अगर आप देखें, पर्सिया गुलाम हुआ, क्या बना, ईरान बन गया। मेसोपोटामिया गुलाम हुआ, क्या बना, इराक बन गया। इजिप्ट को आप देख रहे हैं आज के डेट में क्या स्थिति है। हमारे ऊपर पता नहीं कितनी बार आक्रमण हुआ। गजब का संघर्ष, शारी, साहस, पराक्रम, त्याग, बलिदान, इन मानवीय गुणों से भारत का इतिहास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी चर्चाएं शायद कम है। बिल्कुल विडंबना ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिनों के बाद भी जो कोलोनिज्म का जो चश्मा है ना, गुलामी की जो मानसिकता है ना, उसी वही चीजें रखी गई यहाँ पे।
और उन्हीं चीज़ों को दर्शाया गया अगर देखा गया तो। भारत में इतने बड़े बड़े वीर हुए, 7वीं सदी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौरा के मारा था। कहीं मिलता है पढ़ने को आपको? अगर नॉर्मल में टेक्स्ट बुक्स की बात करूं तो महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खटोली के युद्ध में इतनी बुरी तरीके से हराया था, इतनी बुरी तरीके से कि उसके सपने में भी सांगा आते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को महाराणा हमीर सिंह ने 6 महीने तक कैद करके रखा हुआ था। हल्दी घाटी का एक पढ़ा दिया गया कि भाई अकबर ने हरा दिया महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को अगर हल्दी घाटी ने हरा दिया तो उसके बाद जो युद्ध हुए हैं 10 से 11 साल तक, वो क्या था? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें 1576, मैं अकबर के डिटेल्स पे बाद में आऊँगा, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये कहाँ से हुई हैं? इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी कमी रही है। चश्मा वही रहा गुलामी का, यहाँ कॉलोनिज्म का, और उसी के थ्रू सारी चीज़ें लिखी गई। अब मैं आता हूँ मुगलों के इतिहास पे। भारत में मुगल साम्राज्य जो है उसका उद्भव होता है बाबर के साथ। बाबर एक आक्रांता, मकदूनिया जानते हैं आप, अफगानिस्तान, और वहाँ से वो आता है भारत को लूटने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो वो देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे समृद्धि है, वहाँ जाने का उसका मन नहीं करता और यहीं वो एस्टेब्लिश होने का चाहता है। दिल्ली का शासक था उस समय इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, आप जानते हैं 21 अप्रैल को, और बाबर जो है वो यहाँ पे नींव डालता है, किसको? लोदी वंश का खात्मा हो जाता है और वहाँ पे नींव डालता है मुगल सल्तनत का। ज़्यादा दिन तक वो राज्य नहीं कर पाता है। 21 अप्रैल 1526 से लेकर दिसंबर 1530 तक उसका साम्राज्य चलता है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, जिसको फिर से एक बार मार करके हेमू जो है वो वहाँ से भगा देता है। अब मजे की बात एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। बाबरनामा में बाबर लिखता है, वो हुमायूं के लिए लिखता है कि बेटे 2-3 काम यहाँ करना जब तुम यहाँ पे हो। पहली चीज़ कि तुम गाय मत कटवाना, हिंदुओं के जो मंदिर से उनको मत तोड़ना। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? जिस बाबर ने खोपड़ियों की मीनार बनवाई, इस्लाम में तो इनके पता नहीं किस तरीके का इंटरप्रिटेशन रहा शुरू से लेकर आज तक का। बाबर के बारे में आपको बताऊं कि उसका जो महल था, वो जब लोगों को मारता था उनका कहना था काफिरों को या तो इस्लाम कबूल करो या तो इनको गर्दन काटो, और गर्दन काट के उनकी खोपड़ियों की मीनार बनवाता था। और जिस तरीके से मेरा महल ऊंचा होता जाएगा उस तरीके से सामने मीनार भी ऊंची होती जानी चाहिए, ताकि मेरे बराबर में रहे, मेरी गर्दन को झुका के नहीं देखना है। ये था बाबर। लेकिन बोलते हैं ना, अंत समय में सबको बुद्धि आती है। हुमायूं के बारे में अगर आपसे बात करूं, हुमायूं का बहुत ज्यादा जो है रेन रहा नहीं, उसको मार मार के शेरशाह सूरी और इन लोगों ने भगा दिया था। इतिहास की किताबों में जो बवाल मच रहा है वो इन 3 नामों पे ही है। एक तो बाबर, जिसने कि 1520 ईस्वी में गुरु नानक खुद लिखते हैं कि भाई साहब इसने कितने सिखों का कत्लेआम किया था। ये वही बाबर जिसने कि हिल रॉक पे मीनार बनवाए थे लाशों के और मानवीय खोपड़ियों के। और दूसरा औरंगजेब, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं किस लेवल का दुर्दांत था। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी छावा, उसमें लोगों ने देखा भी, जिनको इस सत्य का ज्ञान नहीं था। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य जो था वो अपने पीक पे था। कहीं ना कहीं जमुना पार, जो जमुना के पास का जो एरिया था ना, सिकरी से लेकर के आगरा से लेकर के एरिया, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ के गोंडमाना और मराठवाड़ा में भी ये लोग गए थे। अजीब लेवल का दुर्दांत था, सभी जानते हैं। कला से उसको कोई प्रेम नहीं था, नृत्य गायन सब पे प्रतिबंध, और उसके बाद मारो काटो और इस्लाम कबूल करवाओ। तो उसके बारे में बताने की आवश्यकता तो है नहीं। जिस चीज़ पे असली बवाल मच रहा है वो बवाल मच रहा है अकबर द ग्रेट, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आए अकबर द ग्रेट। सवाल क्वेश्चन आता है कि अकबर द ग्रेट हुआ कैसे? क्योंकि अकबर की अगर आप बात करेंगे तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में, जिसमें उसकी उम्र मात्र 13 साल थी, वो बैरम खां के संरक्षण में उसने हेमू को हराया और उसी समय दिल्ली की गद्दी वो लेता है। लगभग 50 साल यानी 49 सालों का उसका शासन रहता है, अप टू 1605 ईस्वी तक। 50 साल के इस शासन काल को अगर हम एक लाइन में कह दें कि अकबर बहुत अच्छा था, और शायद अभी तक के इतिहासों में यही हुआ, हर इंसान के 2 पहलू होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जितने दुर्दांत, जितने क्रूर जो दूसरे मुगल राजा हुआ करते थे, उसके रेस्पेक्ट में जो अकबर के लाइफ का सेकेंड हाफ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था। लेकिन अगर एज ए होल काउंट करेंगे तो वो कहीं से भी कम नहीं था।
बार बार कहा जाता है कि अकबर द ग्रेट। पहले मैं बता दूं कि किताब में क्या लिखा गया। किताब में ये भी लिखा गया है कि भाई अकबर जो था वो भी बहुत क्रूर था, उसने भी लोगों को खूब मारा काटा। नो डाउट अकबर की जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि उसने रामायण और महाभारत को पारसी में अनुवाद करवाया था, इन चीज़ों के बारे में भी लिखा गया है। जजिया टैक्स को हटाने, साथ में उसके दीन इलाही, सुलह कुल, इस तरीके की सामाजिक ताने बानों में बुने गए कुछ जो नियम कानून वो लेकर के आए थे, उनकी चर्चा अच्छी तरीके से की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक जो हमें पढ़ाया गया है कि अकबर द ग्रेट, वो अकबर ग्रेट कैसे हुआ? अगर अकबर के आप सिर्फ साम्राज्य की बात करते हैं तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा साम्राज्य मौर्य काल में भारत के राजाओं के पास था। अगर ब्रिटिश एम्पायर की भी बात करते हैं, वो भी अकबर का जो साम्राज्य था उससे ज़्यादा था परिमाण से। लोगों की बात करेंगे तो इनिशियली अगर आप देखें कि अकबर ने जब मेवाड़ में, चित्तौड़ में जब उसने आक्रमण किया था 1568 ईस्वी में, सिकरी को उसने अपनी राजधानी बनाई आगरा के बगल में, और इस तरीके से उसका कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था, कोई डाउट नहीं है, 1556 में हेमू को हटा करके। लेकिन सीन कहाँ बनता है? 1568 में जब वो चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लेता है। चित्तौड़गढ़ के कब्जा करने की कहानी जो है वो हमें अभी तक सिर्फ इतनी पढ़ाई गई थी कि बस चित्तौड़गढ़ पे अकबर ने आक्रमण किया और वहाँ से महाराणा प्रताप जो है वो चले गया जंगलों में और उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया। क्या चीज़ें इतनी थी? जी नहीं। मैं आपको बताता हूँ और आपको जान के बहुत ही विस्मय भी होगा और कहीं ना कहीं एक बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आएगी ना कि इतना बड़ा इतिहास हम लोगों से छुपाया कैसे गया। अकबर के फौज की 36,000 सेनाओं ने महाराणा प्रताप के सामने सरेंडर किया था। गिने चुने किताबों में लिखा गया है, गिने चुने किताबों में, और शायद बहुतायत लोगों को ये पता भी नहीं होगा। मैं कंप्लीट आपको डिटेल में बताता हूँ। अकबर ने अटैक किया महाराणा प्रताप के ऊपर। जब ये आते थे कुंभलगढ़ किले के आसपास में, इनकी स्ट्रेटजी किस तरीके की होती थी? छापामार युद्ध की, जिसको हम गुरिल्ला वारफेयर भी कहते हैं। और महाराणा प्रताप के जो लोग थे, जो जनता थी, उनके साथ में थी, साथ में एक प्रजाति है भील प्रजाति, जो कि बहुत ही लड़ाकू होती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो क्राउन था महाराणा प्रताप का उसके प्रति कहीं ना कहीं कहें कि डेडिकेटेड थे। मारपीट के जब आए तब इनको मारपीट के हटा दे, जब आए तब इनको मारपीट के भगा दे, राइट। उसके बाद क्या हुआ? अकबर 1 लाख से ज़्यादा अपनी सेना लेकर के आता है और उसके बाद वो अटैक करता है। महाराणा प्रताप को जब ये पता चलता है तब उन्होंने कहा कि भाई नहीं, 2 तरीके से उनके मंत्रियों ने दिया सजेशन, 2 तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम पहाड़ों में लड़ेंगे और इधर किला बचाएंगे। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, अगर आप राजपूतों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप साका और जौहर को पाते हैं, जिसमें किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। अंतिम सांस तक सारे योद्धा लड़ते थे तब तक जब तक हर एक मर्द योद्धा जो है कट करके वीर गति को प्राप्त नहीं होता था, और जब ऐसा होता था तो वीरांगनाएं जौहर कर लेती थी, जलते हुए आग में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। लेकिन हुआ यह कि उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज अगर हम साका और जौहर करेंगे तब तो नामो निशान मिट जाएगा, हमारी जनता का क्या होगा? तो कुछ लोग जो है वो पहाड़ों में चले जाएं और यहाँ पे कुछ लोग जो है किले की रक्षा करें। पहाड़ों में चले गए। महाराणा प्रताप हालांकि नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके मंत्रियों ने कहा कि जब तक राजा जिंदा है ना तब तक सारा वजूद जिंदा है, तब तक ये अभिमान जिंदा है और तब तक ये मेवाड़ जिंदा है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, आगे मैं बताऊंगा उनके बारे में, उन्होंने लिखा। और फिर इस तरीके से शुरुआत होती है किस चीज़ की? लड़ाई की। ये चले जाते हैं पहाड़ों में। अकबर के लिए बहुत ही आसान गेम था। 1 लाख सेनाओं के साथ आता है कुंभलगढ़ जो है, रणथंभौर उसके साथ में, और इन सबको वो कब्जा कर लेता है। मजे की बात यह है कि यहाँ से कहानी एक नई शुरू होती है। अकबर ने किला तो फतेह कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप सरेंडर नहीं कर रहा है। अब ये उसके दिल में जो है ना टीस मार रहा है। अगल बगल के जितने भी थे, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, इनके जो छोटे छोटे राजे थे, ये अकबर की जो गुलामी थे यूं कह लें, इनसे संधि कर चुके थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मेवाड़ के राजा, और जब तक मेवाड़ नहीं इसके पास है तब तक तो भाई तुम भूल जाओ राजस्थान को या राजपूताने को। तो ये उसके दिल में टीस की तरह चुभता था। फिर इसने अपने सेनाओं को इकट्ठा किया, जबरदस्त तरीके से खूब मोरल बूस्ट किया इस्लाम के नाम पे। तुम अल्लाह की संतान हो, तुम जिहादियों का कत्ल करने जा रहे हो, काफिरों का खून बहाओगे, तुम्हें इस्लाम इस्टेब्लिश करना है। ये पहाड़ में भेजे 5,000, 10,000, 20,000 सब कट पिट के मर पिट किया जाए, राइट। ये पता करने लगे भाई ऐसा हो क्यों रहा है, पहाड़ में ऐसा क्या है। 2 चीज़ें थी। महाराणा प्रताप की जो सेना थी, जो लोग थे, उनको पहाड़ों का सारा रास्ता पता, सारी चीज़ें पता, कहाँ कहाँ से कौन आ रहा है। इनके गुप्तचरों ने बताया कि जो पहाड़ों के आसपास में गांव है ना, वहाँ के लोग गुप्तचरी करते हैं। जैसे ही हमारी सेनाएं मूव करती हैं जाके उनको खबर देते हैं और इसलिए हम मार पीट जाते हैं। जानते हैं क्या किया था इस शख्स ने? 36,000 निर्दोषों का कत्ल किया था। 36,000 तो इन रिटेन है।
और कर्नल जेम्स टोड, जिसको कि भारत में राजस्थान का पहला इतिहासकार कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया के थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने भेजा था और उन्होंने बड़ी माइन्यूटली लिखा है, एंड दैट टू रजिस्टर्ड एंड वेल एक्सेप्टेड। वो लिखते हैं कि 74.5 मन जनेऊ समझते हैं ना आप, सेक्रेट थ्रेड होता है जो कि हर हिंदू पहनता था। 74.5 74.5 मन, एक मन में 40 किलो होता है। कितने लोगों का नरसंहार किया था, जरा आज की डेट में आप इमेजिन करके देखिए कि लगभग 75 × 40 एंड 3000 kg जनेऊ थे केवल अकबर के सामने में। एक जनेऊ का वेट अगर आप मान लो मुश्किल से 5 से 7 ग्राम होता होगा, 3000 kg। और तब जाके अकबर ने गाजी की उपाधि ली थी। हालांकि महाराणा तब भी नहीं पकड़े गए, मान सिंह और बाकी सारे लोगों, और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है। और मैं उस पर भी आऊंगा कि जिसको ग्रेट कहते थे, कैसे ग्रेट थे भाई, जाके लूटना, दूसरे की औरतों की इज्जत लूटना, उनको लूट करके ले आना, उनके साथ गलत करना, अपने हरम में रखना। ये अकबर ही तो था जिसने मीना बाजार शुरू करवाया था अपने हरम में। क्या ये इतिहासकारों ने नहीं बताया? क्या बताया है, लेकिन हमारे दिमाग में इस तरीके से प्लांट किया गया ना। अकबर बहुत अच्छा था, उसने दीन इलाही चलाया, उसने जजिया टैक्स हटाया। किसके ऊपर जजिया टैक्स हटाया? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। क्यों हटाया? या तो प्रलोभन दे करके कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, ऑटोमेटिक हट गया, या नहीं तो कहीं ना कहीं उससे उसका फायदा था, जो कि बाद में निकल के आया। राजस्थान के राजपूतों से वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संधि बनाने के कारण वहां के लोगों का जजिया जो कर था वो कहीं ना कहीं हटाया अकबर। परिप्रेक्ष्य जो है वो कभी नहीं पढ़ाया गया। चीजें इस तरीके से पढ़ाई गई कि हमारे जो आक्रांता, जिन्होंने हमारी संस्कृति को पूर्णतः ध्वस्त किया, नस्तो नाबूद किया, उसकी इमेज हम लेकर के चल रहे हैं कि नहीं, ही वॉज ग्रेट। महाराणा प्रताप के ही कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूं आपको। देवर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध तो सबने पढ़ाया, सबने पढ़ाया। समाज पे की स्त्रियों पे कुदृष्टि रखने वाला, अनगिनत निर्दोष लोग, निहत्थों का मतलब की हत्या करा के खुद को श्रेष्ठ करने वाला, और उस समय गाजी की उपाधि लेने वाला, वो अकबर द ग्रेट हो गया। उसके पैरेलल जो लोग थे उनके बारे में कोई कहानी नहीं लिखी गई। देवर का युद्ध, जिसको कि कर्नल जेम्स टोड जो है ना, वो लिखते हैं कि इट वाज द वार ऑफ मैराथन। इतिहास मैंने बताया ना आपको, भारत का इतिहास साक्षी रहा कि जो यहाँ वीर थे ना, शौर्य गाथा लिखने वाले, उनकी तलवारों ने मयानों में रेस्ट नहीं किया, वहां नहीं पड़े हुए, चलता रहा चलते रहा चलते रहा। आप देवर के युद्ध के बारे में जाकर के आप पढ़ें, आप तब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक लाइन में बिल्कुल लिख दिया गया कि भाई 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप को इन्होंने बंदी बनाने और हत्या करने के लिए मतलब अनगिनत प्रयास किए। भाई किला के ऊपर तो इन्होंने, किला के ऊपर अकबर ने कर लिया कब्जा, लेकिन महाराणा प्रताप को तो नहीं बंदी बना पाए। इतना तो लिखा गया हुआ है। 1577 से लेकर के और 82 तक के बीच में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास अकबर ने सेनाएं सिर्फ मेवाड़ में भेजी थी महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, और इतनी बड़ी सेना से भी वो नहीं डरते थे। और तब जाकर के वहाँ लड़ाई हुई थी, दिवेर की लड़ाई, जिसको कि कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि इट वाज द मैराथन ऑफ मेवाड़। चलता रहा 10 साल तक। अगर महाराणा प्रताप हार ही गया था तो फिर 10 साल तक अकबर लड़ किससे रहा था और किस चीज के लिए लड़ रहा था? किला पे तो तुम्हारा था ही कब्जा। तो ये जो कहानी है ना, ये बताई नहीं गई है, लिखा नहीं गया कहीं पे कि उस लड़ाई में एक टुकड़ी जो थी वो महाराणा प्रताप के हाथ में खुद मतलब उसका कमान कर रहे थे, और जिसमें आपने देखा कि बहलोल खान को ऐसा तलवार मारा कि घोड़े के साथ 2 भागों में चीर दिया था, काट दिया था। ये थे महाराणा प्रताप। हाहाकार मच गया था जब उन्होंने मान सिंह के हाथी पर अटैक किया था पूरा। तब उनका भाई जो था बाद में, और इस युद्ध के बाद नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान का जो बड़ा सा एरिया है ना, गोगुंदा, कुंभलगढ़ की बात कर लो, बस्सी, चावर, जामवर, मदारिया, मोही, इन सब जगहों पे महाराणा प्रताप ने कब्जा कर लिया था। रूहें कांप गई थी मुगल सेनाओं की, भाग खड़े हुए थे सब। 36,000 मुगल सैनिकों ने सरेंडर किया था महाराणा प्रताप के बाद। सिंपल 2 लाइन में लिख करके रख दिया गया कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध में, और ये उनका घोड़ा चेतक था, ऐसे करके मारा गया, और मतलब मजाक बना दिया गया, देखा गया। और अकबर द ग्रेट, उस मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि ये मानसिकता जो है ना वो आज भी गई नहीं है।
क्योंकि वो जो मानसिकता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी जब ये सिलेबस चेंज हुआ उसमें सारी चीज़ें हैं, अकबर के बारे में मैंने बताया ना कि दीन इलाही एंड ऑल, ये सब भी दिया गया है, लेकिन हंगामा मचा हुआ है कि आप एक धर्म, क्या है भाई धर्म विशेष, क्या ये सच नहीं है? अगर सच नहीं है तो ये इतने सारे इतिहासकार जो लिखते आ रहे हैं वो गलत लिखते आ रहे हैं क्या? आंसर इज नो। भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है ना जिसने हमेशा ना मतलब परिपूज्य किया है अपने ऊपर, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, जिन लोगों ने बनारस के मंदिर को तोड़ा, मथुरा वृंदावन के मंदिर को तोड़ा, उनको वो मतलब सल्तनत के महाराज, ठीक है, उनको हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते आ गए। अब वर्तमान पीढ़ी को इतिहास कौन सा पढ़ा रहे हैं हम? कायरतापूर्ण इतिहास, साम्राज्य विस्तार की एक अंधी जो लिप्सा बोलते हैं ना, उसमें कंप्लीट अनैतिकता, जी हाँ अनैतिकता, अधर्म, दूसरे का खून, कत्ल, वो सब पढ़ा दिया हमने। लेकिन इतने लंबे लंबे जो रहे हैं ना पूर्वजों के गौरवपूर्ण इतिहास, ओजपूर्ण संघर्षपूर्ण इतिहास, स्वाभिमान, त्याग, साहस, बलिदान, शौर्य, नैतिकता, इन लोगों का जो इतिहास रहा है ना, उनको हमें एकोमोडेट करने में दिक्कत हुई। तो कहीं ना कहीं जो चश्मा रहा होगा इतिहास लिखन का रोमिला थापर एंड गैंग का, तो वही तो चलता आ रहा है ना। कोई मान बिंदु नहीं है, कोई जीवन कर्तव्य बिंदु नहीं है, और कुछ भी अलग नहीं किया गया है। आज भी वही लोग हैं जो हाय तवा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं कि भाई इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं जरा बताना आपने। इस देश को नितांत आवश्यकता है कि इसके इतिहास को ना पुनः लिखा जाए। जी हाँ, दर्द तो एक वर्ग विशेष के पेट में और एक पार्टी विशेष के पेट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो कुछ लोगों ने उसको अपनी बपौती बना के रखा हुआ है कि कुछ लोग ही थे जो जेल गए, उनके लिखने के कारण ही, अखबारों में लिखने के कारण ही भारत को स्वतंत्रता मिली। उन लोगों को निश्चित रूपेण हाशिए पे किया गया, जो कि फांसी हंसते हंसते लटक गए। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग थे जिन्होंने गुमनामी में अपनी कुर्बानियां दे दी देश की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन नहीं, इतिहास वो गिन के 4 लोगों के ही पढ़ाए जाएंगे। नाम मैं नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरीके से अवगत हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि देश के इतिहास को के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। और किन किन कैसे कैसे योद्धा, कैसे कैसे लोग रहे हैं, इसके ऊपर एक और मैं चर्चा करूंगा। वो मैंने बताया आपको, पेपर मैंने दिया, उसका लिंक दे दूंगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर कभी अगले नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।